नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर की शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे मानसिक उत्पीड़न से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आपको देंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अधिवक्ता बबीता झा जी, जो आपको विस्तार से जानकारी देंगी। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, तो बबीता जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मानसिक उत्पीड़न से जुड़ी हुई अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान चाहते हैं या कोई सवाल है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि कानूनी जानकारी आपको मिले, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और ये जो नंबर हैं आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। बबीता जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बबीता जी, सबसे पहला सवाल बताइए कि अगर कोई किसी को मानसिक यातना दे रहा है तो वह कानूनी कार्रवाई क्या करें? मैम, यहाँ जो आपने मानसिक उत्पीड़न या मेंटल टॉर्चर वर्ड का यूज किया है, तो ये एक बहुत ही वाइड है। प्रैक्टिकल सेंस में हम देखते हैं बहुत ही वाइड है। हाँ, जहाँ पर लीगल टर्म है तो इसको एक ही जगह इस वर्ड का यूज है, क्रुएल्टी वर्ड का दो जगह यूज है। एक तो होता है जो पहले आईपीसी था, अब बीएनएस है, वहाँ पर आ जाता है इसके लिए जहाँ पर डाउरी मांगने से रिलेटेड जो ससुराल वालों द्वारा मेंटल मैरिड वुमेन पर जो किया जाता है। और दूसरी जगह क्रुएल्टी वर्ड का यूज है जहाँ पर ये डिवोर्स का ग्राउंड दिया गया है कि अगर हस्बैंड वाइफ में कोई भी पार्टी, दोनों पार्टी को ग्राउंड मिला है कि इतना क्रुएल्टी करता है तो उसके साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर ये डिवोर्स का ये ग्राउंड हो सकता है। ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, बस ग्राउंड है। लेकिन हम जब नॉर्मल बातचीत में करते हैं तो कई ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पर कि लगे कि हालांकि इसके लिए लीगल वर्ड अलग होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में जैसे कि हमें कोई धमकी दे रहा है, कोई मुझे अब्यूज कर रहा है पब्लिक प्लेस में, मुझे ये करने के लिए कि मैं इंस्टिगेट करने के लिए, और कोई थ्रेट कर रहा है किसी चीज को एक्सटॉर्शन के लिए, कि किसी क्रिमिनल मैटर में फंसाने के लिए, किसी भी तरह से अगर कोई थ्रेट कर रहा है, तो ये ऐसी चीजें हैं जहाँ पर मेंटली मैं परेशान हो रही हूँ। हालांकि इसके लिए अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन अगर हम क्रुएल्टी वर्ड इसके लिए यूज नहीं है, जैसे इसके लिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन वर्ड यूज है या अलग अलग यूज है, वर्ड यूज है। लेकिन एक हम अम्ब्रेला अगर देखें तो एक कॉमन सेंस में मैं कह रही हूँ कि ये मेंटल इसमें टॉर्चर में ये भी आ जाएगा, जो कि हम लीगली जनरली हम क्रुएल्टी वर्ड यूज करते हैं जो वीमेन से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम थ्रेट की बात करते हैं या किसी भी तरह से मेंटली परेशान हैरास करने की बात करते हैं तो मेन वीमेन दोनों पर ही लागू होगा। और ये जैसे 498 अब 1985 है सेक्शन, जो कि वुमेन से रिलेटेड है, मैरिड वुमेन से रिलेटेड है। तो वहाँ पर केवल जो ये क्रुएल्टी यूज है केवल मैट्रिमोनियल पर्पज से, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो अनमैरिड है वो उसके पर भी कोई टॉर्चर हो रहा हो। तो टोटल मिला के ये कि मेंटली किसी को परेशान करना क्रुएल्टी में आता है। क्रुएल्टी में इसको थोड़ा सा वाइड डेफिनेशन किया गया है। लॉ भी इसमें मेंटल क्रुएल्टी को भी डालता है, लेकिन इसको ज्यादा वाइड किया है हमारे कोर्ट ने। केसेस कई ऐसे आए हैं जिसमें अलग अलग चीज को, जो कि लॉ में नहीं लिखा गया है, लाइक अगर कोई ये चाहता है कि हमें बेबी नहीं चाहिए, कोई कपल ऐसा चाहता है, वो भी क्रुएल्टी में आ जाता है। हमें लड़की नहीं चाहिए, क्रुएल्टी में आ जाएगा। मुझे रिलेशनशिप पे स्टॉप करना है यूनिलेटरली, तो वो सारी मतलब इस टाइप से वाइड करता गया है कोर्ट इसको। तो इसलिए ये कॉमन टर्म है जो मेन और विमेन दोनों के लिए आएगा, लेकिन जनरली स्पेसिफिकली यूज है क्रुएल्टी वर्ड विमेन के संदर्भ में, मैरिड विमेन के लिए। जी, ठीक है। किन हालातों में मेंटल हैरेसमेंट या मानसिक यातना मतलब टॉर्चर का केस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है? ऐसे जितने मैंने कहा है कि अलग अलग सेक्शन जो है उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं सबके लिए, लेकिन एक मैं नॉर्मल तौर पे देखूं, अगर मैं सारे के लिए कह रही हूँ, मैं क्रुएल्टी जो मैरिड वुमेन से रिलेटेड है 85 498A और सबके लिए कह रही हूँ, तो वहाँ पर जो क्रुएल्टी होती है वहाँ पर, या टॉर्चर जिसको हम बोल सकते हैं, लीगल टर्म से क्रुएल्टी बोलेंगे। एक तो ये मेंटल चीज जो है वो इससे नापा नहीं जा सकता, दूसरा प्रूव नहीं किया जा सकता है। कोई चीज किसी को ज्यादा टॉर्चरस लगे, किसी को कम लगे,
तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड ये रखा गया है कि हालांकि मेंटल चीज को हम नाप नहीं सकते हैं कि कोई कितना हैरास हुआ है, कोई कितना परेशान हुआ है, कितना टॉर्चर हुआ है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि उसका फिजिकल इम्पैक्ट उस पर क्या पड़ा है। तो अगर एक मैं इसको 498 ए और या 85 जो है उस सेक्शन के हिसाब से मैं अगर बोलूं तो वहां पर कहा गया क्रुएल्टी अगर इस लेवल की हो कि कोई वुमेन सुसाइड करने के लिए उत्सुक हो, उसका लगे कि अब जीवन ऐसा हो गया है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं सुसाइड ही कर लूं, या उसको मेंटल कोई डिजीज हो जाए, कोई उसके लिम्ब को या किसी चीज को फिजिकली हार्म हो जाए, मतलब ऐसी उसी बीमारी हो जाए इस कंडीशन को, या हमेशा वो डिस्ट्रेस में चली जाए, मतलब कोई ऐसा फिजिकल उसका अपीयरेंस होना चाहिए जो मेंटल उसका हरासमेंट हो रहा है इसका, तो इसको हम जनरली पुलिस के पास जा सकते हैं। एविडेंस जरूरी नहीं है कि आप कोई एविडेंस दे, इसको डायरेक्ट एविडेंस तो दे नहीं सकते हैं मेंटल चीजों का, कुछ सपोर्टिंग एविडेंस देना पड़ेगा। लेकिन जब उस समय इसको सिचुएशन को थोड़ा सा सीरियस माना जाता है जो कि ट्राइबल होगा। अगर सपोज कि कोई किसी सास ने कह दिया, बहू को मोटी कह दिया, काली कह दिया, ऐसा होता है, दिखने में सुंदर नहीं हो सकता उसके लिए परेशानी हो इससे, लेकिन ये तब तक केस नहीं किया जा सकता है कि ये परेशानी थोड़ा सीवियर लेवल का ना हो। और फिर कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए डेली अगर कोल्डनेस है रिलेशनशिप में, कोर्ट ने वर्ड यूज किया, रिलेशनशिप में कोल्डनेस है, ज्यादा अफेक्शन नहीं है, एक दूसरे का केयर नहीं है, उसको क्वालिटी नहीं माना जा सकता। क्वालिटी तभी होगा जबकि ये कोई सीरियस थ्रेट हो मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे, फिजिकल और मेंटल वेलबींग पे। ये दो इसका क्राइटेरिया बनाया गया है जनरली। जी ठीक है, ये बताइए कि आईपीसी के सेक्शन 498 क्या है, इसके तहत केस दर्ज करने में क्या सबूतों की जरूरत होती है? 498 जिसके लिए मैं बार बार बात कर रही हूँ, जो 498 ए ये 83 में ऐड किया गया था, ये डाउरी डिमांड से रिलेटेड है। लेकिन हालांकि इसमें डाउरी डिमांड नहीं कहा गया है, इसमें कुछ चीजें हैं जो कहा गया है। इसका सिंपल ये कहा गया है कि मैरिड वीमेन, कुछ कंडीशन है, मैरिड वीमेन को पति या ससुराल वालों द्वारा अगर उसको क्रुएल्टी से बिहेव किया जाता है, उसके क्रूर तरीका अपनाया जाता है, क्योंकि कोई इलीगल डिमांड है इसमें, इसके लिए डाउरी के लिए वर्ड नहीं यूज है, इलीगल डिमांड है, तो डाउरी इलीगल डिमांड में आ जाता है। इसलिए जो भी मैरिड वुमेन है, जितना भी जिसको हम केस कहते हैं डाउरी केस, क्रिमिनल केस, वो इसमें आता है। अब बीएनएस में सेक्शन तो वही है, ज्यादा कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन केवल सेक्शन नंबर चेंज हो गया है, 85 आ गया है, और क्रुएल्टी को डेफिनेशन जो दिया गया है, डिफाइन किया गया है, वो सेक्शन 86 में। तो यहाँ पर जो है एक तरह से इसको सिंपल वर्ड में कहे तो डाउरी का केस है जो मैरिड वुमेन करती है अपने ससुराल वाले पे या हस्बैंड पे। जी ठीक है, आईपीसी के सेक्शन 498 और 498 ए के बीच में फर्क क्या है, इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएं। ये 498 जो था 498 वो है एडल्ट्री से रिलेटेड है, एडल्ट्री जिसे हिंदी में व्यभिचार बोलते हैं। हालांकि जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं उससे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है लीगल वे में। व्यभिचार का मतलब होता है मैरिड वुमेन का किसी भी विमेन के साथ, मेन के साथ जो किसका हस्बैंड नहीं है के साथ रिलेशनशिप। यहाँ पर जो हमारा ट्रेडिशनल था, इसमें विमेन को जो है विक्टिम माना जाता है, उसको इसमें क्राइम नहीं माना जाता, उसको ऑफेंडर नहीं माना जाता है। जिसमें बना था उसमें के सिचुएशन के हिसाब से रखा गया था कि हो सकता है जो विमेन हो जबरदस्ती नहीं कर रहा हो, लेकिन इसमें रेप जो है वो एक्सेप्शन होगा। मीन्स अगर विलफुल कोई रिलेशन बनाती है कोई मैरिड वुमेन, तभी वो एडल्ट्री में आएगा। और ये जो है सो हस्बैंड के लिए हो सकता है मेंटल क्रुएल्टी हो, लेकिन इससे ऑटोमेटिक उसे डिवोर्स नहीं मिल जाएगा। डिवोर्स उसे तब मिलेगा जो इस ग्राउंड पे डिवोर्स का केस फाइल करेगा। तो ये एडल्ट्री और डिवोर्स से रिलेटेड है 498। लेकिन 498 ए जो कि सेक्शन बाद में ऐड किया गया अमेंडमेंट द्वारा 83 में, 1983 में, वो डाउरी से रिलेटेड है। तो क्रुएल्टी जो होती है, अगर एडल्ट्री है वो भी क्रुएल्टी है, और अगर डाउरी डिमांड के कारण किसी को तंग किया जाता है, हरास किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो वो भी क्रुएल्टी है। इन दोनों में ये डिफरेंस है बेसिक रूप से, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दूसरा ये। लेकिन फिर यहाँ ध्यान रखने की बात है कि हालांकि इसमें मैरिड वुमेन, दोनों ही मैरिड वुमेन से रिलेटेड है। अगर कोई फियांसी है या लिव इन में रह रहे हैं, अभी तक जिनको लिव इन को हस्बैंड वाइफ का दर्जा नहीं मिला है,
तो वहां पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, अदर सेक्शंस हो सकते हैं। जी, ठीक है। क्या इसके तहत केस दर्ज करने में सबूत की जरूरत होती है क्या? जी होती है, लेकिन डायरेक्ट जो मेंटल चीज है, मेंटल एस्पेक्ट है, उसको डायरेक्ट प्रूव नहीं किया जा सकता है, तो सपोर्टिंग एविडेंस होता है। मीन्स कुछ जितना क्योंकि लॉ तो हमारे अंदर के सिचुएशन, हमारी तकलीफ को नहीं देख सकती है, वो तो एविडेंस ही देखेगा, कोर्ट एविडेंस देखेगा। इससे जितना एविडेंस हो उतना बेटर है। लेकिन जैसे हम चोरी का अपराध देखते हैं, चेन स्नैचिंग है, डकैती है, वहां पर डायरेक्ट एविडेंस की जरूरत होती है। लेकिन जो मेंटल क्वालिटी है उसके लिए इनडायरेक्ट, जिसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, इनडायरेक्ट एविडेंस कहते हैं, वो यूज में हो सकता है। सपोज कि मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने, वाइफ ने मुझ पर टॉर्चर किया है, मेंटली हरास किया है, क्योंकि वो चाइल्ड नहीं चाहते हैं, मैं चाहती हूँ, इस टाइप का अगर सिचुएशन है तो मैं इसको कैसे प्रूव कर पाऊंगी? इसको प्रूव करने का ये तरीका हो सकता है कि अगर कोई मेडिकल एविडेंस है या किसी पड़ोसी ने देखा है, क्योंकि एक अगर कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट है तो वो क्वालिटी में नहीं आएगा। अगर कंटिन्यू थ्रेट है, बार बार ऐसी बातें हो रही हैं, अगर हस्बैंड ने कह दिया चलो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, एक बार कह दिया, या अभी चलो जॉब की बात है हम 1 साल के बाद करेंगे, इस कंडीशन में क्वालिटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मुझे चाहिए ही नहीं, तुमसे नहीं चाहिए, या बिना बताए वाइफ डिवोर्स ये कर देती है, अबॉर्ट करवा लेती है, ये सारे सिचुएशन जो है इनको सुप्रीम कोर्ट ने माना है, क्वालिटी में डिफाइन किया है, क्वालिटी में इसको माना है। इसको जैसे मेडिकली प्रूव किया जा सकता है। अगर लड़की नहीं, क्योंकि 498 जो है लड़की से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है, मैरिड वुमेन से, तो अगर वो सुसाइड करती है, इतनी परेशान हो गई है, उसको डाउरी का डिमांड किया जा रहा है, जो कि इसका तो आप एविडेंस मिल सकता है कि डाउरी का डिमांड किया गया था, ये नहीं पता चल सकता कि कितनी परेशान थी, लेकिन डिमांड किया गया था, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, कुछ उसको चोट लगी थी, पड़ोसियों ने देखा था, ये सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है वो इसमें हेल्पफुल होंगे, वो यूज किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि विवाह में मानसिक क्रूरता क्या होती है? जी, जिसको ये बड़ा ही वाइड टर्म है। जैसे लॉ में 2 जगह क्रूरता का ये किया गया था, मिसयूज किया गया 2 जगह। जैसे मैंने कहा, एक तो हिंदू मैरिज एक्ट में किया गया सेक्शन 13 में, जो क्रुएल्टी को एक ग्राउंड माना गया, ये ग्राउंड हस्बैंड वाइफ दोनों को मिला है। दूसरा आईपीसी और अभी बीएनएस में किया गया है डाउरी के संदर्भ में जी। लेकिन इन दोनों को जो और ऑटोमेटिक, जो डिवोर्स का ऑटोमेटिक ग्राउंड नहीं बनता, उसको प्रूव करना पड़ता है। लेकिन इसीलिए शादी में क्रुएल्टी का जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि एक तो अगर आपने क्रुएल्टी की है डाउरी के लिए, तो ये पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है, 3 साल के लिए पनिशमेंट है। और दूसरा, अगर क्रुएल्टी की है फिजिकली, मेंटल, फाइनेंशियल या अदर टाइप का जो भी है, किसी 5 कैटेगरी दिया गया है, और ये 5 कैटेगरी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी दिया गया है। वहाँ पर ज्यादा क्लियरली डिफाइन है, 5 कैटेगरी है वायलेंस की, जो क्रुएल्टी की, वायलेंस वर्ड वहाँ यूज किया गया है, लेकिन क्रुएल्टी की वहाँ ये 5 कैटेगरी है, जिसमें कि ये मेंटल क्रुएल्टी भी आती है, मेंटल वायलेंस वर्ड भी आता है, जिसके आधार पर उसको वहाँ पर रिलीफ मिल सकता है कोर्ट से। तो ये, लेकिन जब शादी की बात होती है तो चूंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो किसी भी मैरिड अनमैरिड सब पे लागू होता है, लेकिन ये जो सेक्शन है जो हिंदू मैरिज एक्ट का, जो डिवोर्स का ग्राउंड बनाता है क्रुएल्टी को, और दूसरा जो ये पनिशेबल बनाता है क्रुएल्टी अगर डाउरी के लिए की गई है तो। लेकिन इसमें खास बात यह है कि कई ऐसी चीजें, चूंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कुछ स्पेशल है और ये ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, इसको एक कैटेगराइज नहीं किया जा सकता कि ये चीज, ये लिस्ट बना दिए, ये चीज क्रुएल्टी में आ गई, ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन देख के, अलग अलग केस के फैक्ट के आधार पर कोर्ट ने इसको धीरे धीरे एलोबोरेट करती जा रही है। जैसे मैंने बताया कि यूनिलेटरली स्टॉप कर देना रिलेशनशिप को, बच्चे नहीं चाहना या अबॉर्ट करवा लेना विदाउट दूसरे को बताए हुए, लड़की का नहीं चाहिए तो इसको हम जबरदस्ती टेस्ट करवाना डिटर्मिनेशन के लिए, इस टाइप के जो एक्ट हैं कोर्ट ने सबको माना है। कुछ और भी चीजें, हाँ यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ की बात आती है कि यहाँ पर मेंटल जो इंटेंशन है उसका ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि एक हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छे नहीं थे, हस्बैंड जो था उसको वाइफ को उतना अटेंशन नहीं देता था, तो वाइफ किसी जादू टोने वाले के पास गई और उसने कुछ भभूत वगैरह दिया कि हस्बैंड को खिला दो, वो तुम्हें मानने लगेगा, प्रेम करेगा।
लड़की ने क्या किया, जो वाइफ थी खिला दिया, इससे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, तो हस्बैंड ने क्रुएल्टी का केस डाला, उसके ग्राउंड पे डिवोर्स मांगा। अब यहाँ पर जो वाइफ थी उसका इंटेंशन क्या था कि हस्बैंड उसको प्यार करे, उसको हार्म नहीं करना चाहती थी, लेकिन हस्बैंड के नज़र में और कोर्ट ने इसको माना कि उसका जो एक्ट था वो इसके लाइफ के लिए डेंजरस था। सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन उसके एक्ट कब आज अगर किया, कल भी किसी और भभूत ला सकती थी, बिना बताए कुछ और खिला सकती थी, तो उसके कारण इसके जान पर बन आई है, इसलिए उसको डिवोर्स मांगा था हस्बैंड ने। तो ऐसे कई सिचुएशन हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ में। अगर वाइफ, इधर रिसेंट कई केसेस देखने में आया है, वाइफ ये वेजिटेरियन है, हस्बैंड उसको जबरदस्ती मीट या ये शराब पिला रहा है, वो सब क्वालिटी में आ जा रहा है। दूसरी शादी कर लिया, मुस्लिम में अगर दूसरी शादी कर लेता है वाइफ के विदाउट कंसेंट के, उसको भी ये माना गया, क्वालिटी में माना गया। तो ऐसी लिस्ट नहीं है, लेकिन सिचुएशन के आधार पर कोर्ट इसको डिसाइड कर सकता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ा है वाइफ पे और क्या सिचुएशन रहा है उस सर्कमस्टांस को देखकर। सिचुएशन मतलब बहुत ज्यादा मैटर करती है, कुल मिला के कहा जा सकता है। ठीक है, और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बबीता जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, बहुत ही विस्तार से जानकारी दे रही हैं, मानसिक यातना के बारे में हमें बता रही है, इस एक्ट के बारे में बता रही हैं और बता रही हैं कि इसके अंदर क्या कुछ आता है। लेकिन बहुत सारी चीजें आपने बबीता जी ब्रेक पे जाने से पहले बताई। अच्छा, आप ये बताइए कि डिवोर्स के 7 ग्राउंड क्या होते हैं? हालांकि कुछ आपने हिंट पहले भी दिया, लेकिन मैं चाह रही थी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। 7 ग्राउंड जो है उसको अगर थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे तो 11 ग्राउंड हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसे बेसिकली बता रही हूँ जो मोटे तौर पर जो है। एक तो क्रुएल्टी हो गया, जिसकी हमने बात की है, अभी आप भी बता रही हैं। हाँ। दूसरी है कि हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ मीन्स पहले जैसे कि एपिलेप्सी था वो सब नहीं है, हेल्थ में फिजिकल और मेंटल दोनों आता है। ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम जिसके साथ रहना डेंजरस हो जाए, लाइक किसी का मेंटल बीमारी इस लेवल का है कि उसके साथ रहने पर सामने वाले को जो हस्बैंड या वाइफ दोनों को, ये सारे ग्राउंड जो है दोनों के अवेलेबल हैं। साथ रहना लाइफ के लिए रिस्की हो जाए, मेंटल। और दूसरा जैसे कि लिप्रोसी जैसी बीमारी है जो कि जाने एक दूसरे से फैल सकता है, हालांकि स्लो फैलता है बट फैल सकता है। तीसरी और बीमारी है जो कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन वाली कोई बीमारी है। तो ये सारे हेल्थ कंडीशन है, इसको 4 ग्राउंड मानिए, 1 मान लेते हैं तभी 7 कंप्लीट होगा, अदरवाइज 11 है। तो ये सारी सिचुएशन है जहाँ पर ये ऐसी कोई मेंटल या फिजिकल बीमारी है जहाँ पर एक दूसरे के साथ रहना एक दूसरी पार्टी के लाइफ के लिए डेंजरस है। ये दूसरा हुआ। तीसरा ग्राउंड ये हो गया कि अगर किसी ने संसार त्याग दिया है हिंदू धर्म में, जैसे कि HMA के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, जो हिंदुओं पर एप्लीकेबल होता है, हिंदू में सिख, ये बौद्ध, जैन ये भी इंक्लूड होते हैं। तो इसमें जो कि ऐसी कोई संसार त्याग देता है यानी कि संन्यास ले लेता है, उसको सिविल डेथ माना जाता है, लीगली वो डेथ हो जाता है, संसार से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो वैसे कंडीशन में भी डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है कि मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने संसार त्याग दिया है, तो मुझे राइट मिले कि मैं अपनी लाइफ कंटिन्यू रख सकूं। फोर्थ ग्राउंड ये हो सकता है कि अगर किसी ने मतलब डेथ कंफर्म नहीं है लेकिन 7 साल तक उसकी जिंदा होने का कोई प्रूफ नहीं है, कोई सुना नहीं गया जिसके द्वारा सुना जाना चाहिए, ये वर्ड यूज किया गया लॉ में। तो ऐसे कंडीशन में जब 7 ईयर हो जाता है तो उसको डेथ डिक्लेयर मान लिया जाता है, कराया जा सकता है कोर्ट से। तो अगर किसी ने एक हस्बैंड या वाइफ के जिंदा रहते दूसरी शादी कर ली है तो वो बाइगेमी हो जाता है, जो कि पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन इस सिचुएशन में इसको ये दिया गया है, राइट दिया गया है कि दूसरी पार्टी शादी कर सकता है जब हस्बैंड या वाइफ के बारे में उसको पता ही नहीं है 7 साल से। तो ये डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है कि मुझे पता नहीं है मेरे हस्बैंड या वाइफ जो भी स्पाउस है, तो मैं शादी कर सकती हूँ। कन्वर्ट होना, कन्वर्जन जो था पहले, ये ऑटोमेटिक ग्राउंड नहीं है। अगर किसी ने डिवोर्स ये कन्वर्ट हो गया हिंदू से मुस्लिम या मुस्लिम से हिंदू, जिसका धर्म केस बहुत फेमस है, तो वैसे सिचुएशन में पहले कुछ मिसयूज हुआ था, लेकिन ये ऑटोमेटिक डिवोर्स नहीं हो सकता है। लेकिन चाहे तो इस ग्राउंड पर डिवोर्स लिया जा सकता है कि अब हिंदू नहीं रहे मेरे हस्बैंड, तो मुझे उनके साथ में उनके कल्चर में नहीं अडॉप्ट कर सकती, तो मुझे डिवोर्स मिल जाए, हस्बैंड वाइफ दोनों ही ले सकते हैं। ऐसे कुछ एक और स्पेशल ग्राउंड है जो कि इसको कहते हैं प्यूबर्टी का ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। मीन्स अगर किसी ने बचपन में किसी की शादी हो गई है और 18 ईयर कंप्लीट करने के बाद वो सोच रहे हैं, जबकि उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया इस मैरिज को, कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं इसे निकलना चाहता हूँ,
तो वो चाहती हूँ तो इस कंडीशन में भी वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, कोर्ट जी को कर सकती है। जी जी जी, इस टाइप से कुछ जो है सो ये ग्राउंड ग्राउंड्स दिए हुए होते हैं। हैं बिल्कुल, जिसके आधार पे आप डिवोर्स ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक इसका एडल्ट्री का ग्राउंड था जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। तो आपने बहुत सारे उसके बारे में बताया, लेकिन बताइए ससुराल वालों द्वारा मानसिक उत्पीड़न क्या होता है? हालांकि जी कुछ ये हिंट आपने इसके बारे में पहले भी दिए हैं, लेकिन जी जी वही थोड़ा सा और। 498 ही है इसके हाँ लिए हाँ हाँ हाँ, कि 498 या 85 की जब हम बात करते हैं तो वो एक्चुअली ससुराल वालों पे ही लगता है। इसीलिए ये जो सेक्शन है सो क्वालिटी को थोड़ा बहुत ही कन्फाइन कर देता है कि अगर मैरिड वुमेन है, ससुराल वाले उसको टॉर्चर करते हैं, मेंटली हैरास करते हैं। क्यों? क्योंकि इस डाउरी के लिए, यानी इलीगल डिमांड के लिए। और यहाँ पर एक और कंडीशन है कि ये एक्ट जो हो विलफुल होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सास और बहू दोनों किचन में काम कर रही है। किचन छोटा था, कढ़ाई में तेल डला हुआ था, गलती से अगर सास की हाथ लग गई या बहू की हाथ लग गई, छोटा किचन था, तेल पलट गया और उसके हाथ बहू के बॉडी पर गिर गया, वो जल गई। लेकिन इसे क्रुएल्टी में नहीं माना जा सकता है। हो सकता है सास बहू में पहले से रिलेशन ठीक नहीं थे, झड़प होता रहता था, लेकिन यहाँ पर ये विलफुल एक्ट नहीं था, एक्सीडेंटली वो पलट गया था। तो यहाँ पर वो विलफुल एक्ट में नहीं होगा, क्रुएल्टी में नहीं आएगा। इसी टाइप से एक्ट विलफुल होना चाहिए। सपोज अगर कोई भी फैमिली मेंबर है कि जो और जिसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो विलफुल नहीं माना जाएगा। जी जी जी, क्योंकि वो तो इस टाइप से अगर विलफुल एक्ट है, मैरिड वुमेन है, मैरिड वुमेन एक्ट वर्ड यूज किया गया है, और टॉर्चर है, और टॉर्चर जो है सो इलीगल डिमांड से रिलेटेड है, ये 4 कंडीशन फुलफिल होगी तो ससुराल वाले पर केस किया जा सकता है क्वालिटी के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बबीता जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय के संबंधित जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।